प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए स्टार्ट करिए किया जाए। लास्ट वीक हम लोग ने जो टॉपिक हैंडल किया था वो सामान्य की अवधारणा थी न्याय वैशेषिक दर्शन में, और इस पे बहुत डिटेल हम लोग डिस्कस किए और मेरे समय से 3-4 क्लासेस हुई इसके ऊपर। अब फर्दर जो है कुछ और टॉपिक्स को हम लोग ऐड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फिर कौन सा पक्ष लेना है, कौन सा दर्शन। प्रणाम सर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि शायद अभाव को हम डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि अभाव में भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट इन नेचर होते हैं और उसमें भी कई अवधारणाएं छिपी रहती हैं। तो अभाव को हम लोग देखते हैं। अभाव में जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मुख्य रूप से न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है संसर्गाभाव और दूसरे को कहा गया है तादात्म्य अभाव। जो संसर्गाभाव है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और जो तादात्म्य अभाव है उसको अन्योन्याभाव के नाम से जाना जाता है। जो संसर्गाभाव है उसमें जो 3 डिवीजन किए गए हैं वो है प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। और एक अभाव है जिसको तादात्म्य का अभाव कहते हैं और उसको अन्योन्याभाव के नाम से लोग जानते हैं। ये डिवीजन किया गया है। इससे पहले कि इसको हम बताएं कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और ये सारी चीजें क्या हैं, इस अभाव की अवधारणा क्या है, कुछ तथ्यात्मक और अवधारणाओं से मिली हुई कुछ डिटेलिंग है अभाव के संदर्भ में, जिसको हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। पहली चीज है कि न्याय वैशेषिक दर्शन में जो वैशेषिक दर्शन है वो 7 पदार्थों को मानता है। आप लोग को पता होगा, ये जानकारी होगी कि न्याय वैशेषिक दर्शन में जो वैशेषिक मत है वह 7 पदार्थों को मानता है, जिसमें 6 भाव पदार्थ हैं और एक अभाव है। आरंभिक तौर से ये देखा गया कि जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता आचार्य हैं, आचार्य कणाद, उन्होंने अपने वैशेषिक सूत्र में अभाव की चर्चा तो की है, लेकिन इसकी गणना अभाव की एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं की। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस पे प्रश्न आ जाता है, कभी कभी इस पे भी ट्विस्ट करके लोग पूछ देते हैं। तो आप लोग को ये अवधारणा और ये तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता आचार्य हैं, आचार्य कणाद ने अभाव की चर्चा की है, लेकिन इसकी चर्चा एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं की। कालांतर में ये जो अवधारणा बता रहे हैं या जो तथ्य आप लोग ये बता रहे हैं कि वैशेषिक सूत्र में नहीं की गई है, इसका विश्लेषण हमको प्रशस्त पाद द्वारा मिलता है। प्रशस्त पाद ने जो है वैशेषिक सूत्र पे जो भाष्य लिखा था उसमें उन्होंने व्याख्यायित किया है कि कहीं भी आचार्य कणाद ने स्वतंत्र पदार्थ के रूप में अभाव की परिगणना नहीं की है। ऐसा वैशेषिक दर्शन के इतिहास के अवलोकन से पता चलता है और विभिन्न आचार्यों के मतों से कि एक आचार्य हुए शिवादित्य मिश्र, वैशेषिक आचार्य थे।
उन्होंने एक सप्त पदार्थी नामक ग्रंथ लिखा था। सर्वप्रथम इसी सप्त पदार्थी नामक ग्रंथ से माना जाता है कि अभाव की गणना एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में की जाती है। ये एक तथ्यात्मक संदर्भ था जिसपे कभी-कभी कुछ प्रश्नों के आने की संभावना बनी रही। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी एक अवधारणा यह बनती है कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे कि एक अवधारणात्मक संदर्भ यह भी उठता है अभाव के संदर्भ में कि अभाव को पदार्थ के रूप में स्वीकार क्यों किया गया, क्यों इसको एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, क्या किसी को इसकी अवधारणा पता है? अगर पता है तो हाथ खड़ा करें और बताएं, नहीं तो हम है ही हैं, बताएंगे। हाँ, अनूप जी बताइए। अनूप सिंह। चरण स्पर्श सर। हाँ, थोड़ा आवाज सर बढ़िएगा। हाँ, अब जा रहे हैं सर। हाँ, सर अगर अभाव पदार्थ को स्वतंत्र नहीं माना जाता तो फिर संसार की जितनी वस्तुएं हैं सर वो सब भी नित्य हो जाती। बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लैपिंग करें। और कोई कारण? और कोई बताएगा या अनूप जी और बताएंगे कोई और एक दो कारण? नमस्ते सर। हाँ अंकित जी आप बताइए। सर अगर हम अभाव को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो सर जो अनित्यता है या फिर जैसे सर ये जो प्रकृति का जो नेचर है कि एक समय के बाद सब खत्म हो जाता है, ये सारी चीजें भी मीन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे मोक्ष में होता है कि दुख का खत्म हो जाना, तो मीन्स वो सारी चीजें भी फिर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इस कारण से भी अभाव का मानना जरूरी होता है सर। बहुत बढ़िया, अंकित जी के लिए क्लैपिंग करिए आप लोग, उनकी भी अवधारणा एक ही है। और कोई ट्राई करेगा? सर क्या एक अस्तित्व से भी हो सकता है कि अगर न माना जाए तो फिर उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा अगर अभाव पदार्थ को न माना जाए तो? क्या आप फिर से बताइएगा? सर जैसे अगर अभाव पदार्थ को न माना जाए तो क्या ये भी हो सकता है कि फिर उसका अस्तित्व भी नहीं रह जाएगा? तो अस्तित्व के लिए भी अभाव पदार्थ जरूरी है। इसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा मतलब पदार्थों का, जैसे ये जो चीजें हैं सर, असत पदार्थ जो है। चलिए और कोई बताएगा? कोई आशुतोष जी बताएंगे आप? सर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है मेरे को, इसको मैं पढ़कर फिर देखूंगा। अच्छा कोई बात नहीं। मीनू? नहीं सर। हाँ, प्रणाम सर। साक्षी जी बताइए। सर बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन जिस पता नहीं क्या क्या बता दिया गया, ये भी नहीं, अभी मैं ज्वाइन हुई हूँ ना, तो जिस जहाँ अभी हम शुरुआत बहुत धीमा करते हैं। आप मेरे वीडियोस देखिए, जैसे लगेगा कि एकदम पैसेंजर गाड़ी की तरह शुरुआत करते हैं, बाद में हम स्पीड पकड़ते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, तो तेज पकड़ने का फायदा क्या, गाड़ी छूट जाएगी उनकी। सर तो अभाव की जो व्याख्या इन्होंने की है कि जिस तरीके से भाव पदार्थ की व्याख्या के लिए पदार्थों की व्याख्या की गई है, उसी तरीके से किसी वस्तु के अभाव के लिए भी, मतलब जिस प्रकार भाव विषय ज्ञान के लिए वस्तु का की व्याख्या, उसी तरह अभाव विषय ज्ञान के लिए भी जो व्याख्या हो सके उसके लिए अभाव पदार्थ को स्वीकार किया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल की रात्रि के समय सूर्य का ना होना और चंद्रमा और तारों का होना, तो जो ये अभाव दिखाई देता है सूर्य का,
उसकी व्याख्या के लिए, और जो इनकी यथार्थवादी प्राकल्पना है उसका तार्किक परिणाम माना गया है अभाव को। हाँ, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया व्याख्या है, बहुत अच्छा। सर लेकिन ये बुक इस लैंग्वेज है बिल्कुल एज इट इज। नहीं तो बुकिस लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो यहाँ दर्शन शास्त्री हैं, दर्शन के विद्यार्थी ही हैं, तो हम लोग को तो बुकिस लैंग्वेज भी चलेगी, हम तो बहुत क्लिष्टता बना देते हैं क्लासेस में। जी सर, तो वही किसी वस्तु का विशेष समय पर किसी विशेष स्थान पर जो उसकी अनुपस्थिति दिखाती है, तो उसकी व्याख्या के लिए हम अभाव को मानते हैं, और अनुभव की जो सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जा सके इसके लिए इन्होंने अभाव को स्वीकार किया है। आपका नेट हो गया है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। चलिए चलिए, हो जाएगा, मेहनत कर रहे हैं। Thank अच्छा, you. आप लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए और काफी बच्चे अब आ भी गए हैं, तो थोड़ा हम लोग स्पीड पकड़े। तो आप लोग की व्याख्या लगभग सभी लोगों की ठीक है। अनूप सिंह जी ने भी जो बताया, अंकित ने जो बताया और साक्षी जी ने भी बताया, उसमें बहुत सारी। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रह गई, जिसको मैं बता दे रहा हूँ कि जो पदार्थ को परिभाषित किया गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ की परिभाषा दी गई है वह है पदस्य अर्थ पदार्थ है, यानी पद का अर्थ ही पदार्थ होता है। और दो लक्षण, मुख्य लक्षण पदार्थ के माने गए, एक तो ज्ञेयत्व और दूसरा अभिधेयत्व। यानी पदार्थ वह है जो ज्ञान का विषय बनाया जा सके, और पदार्थ वह है जिसे हम नाम दे सके, और ये दोनों लक्षण अभाव में परिघटित होते हैं। इसलिए इस पदार्थ की परिभाषा के अनुरूप भी पदार्थ अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, यह एक मूल बिंदु था जो आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, बाकी जो आप लोग डिस्कस किए वो सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये एक अवधारणा आप लोग को क्लियर हो गई। सर एक बार फिर से बताइएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, किसने कहा है? अनिरुद्ध सर। अनिरुद्ध। नेट इशू के कारण आवाज कट रही थी, इसलिए मैं बता दे रहे हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं। जो परिभाषा दी गई है पदार्थ की वैशेषिक दर्शन में, वह है पदस्य अर्थ पदार्थ। पद का अर्थ ही पदार्थ है, और पदार्थ के दो लक्षण माने गए हैं, एक ज्ञेयत्व और एक अभिधेयत्व। ज्ञेयत्व का अर्थ होता है ज्ञान का विषय बनना, और अभिधेयत्व का अर्थ होता है जिसको हम नाम दे सके। अंग्रेजी वाले छात्रों के लिए इन दो लक्षणों को हम कहेंगे नोएबल और नेमेबल, जो ज्ञान का विषय बनाया जा सके और जिसे नाम दिया जा सके। यह दोनों लक्षण पदार्थ की, यह दोनों लक्षण अभाव पे परिघटित होते हैं। इसलिए वैशेषिक दर्शन में पदार्थ को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि हम इसे ज्ञान का विषय भी बनाते हैं और हम इसे नाम भी देते हैं। जैसे अगर भूतल पे घट है तो हमें घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, अगर थोड़ी देर बाद हम आते हैं और सामान्य परिस्थितियों में उस घट का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे घट का अभाव का बोध हमें हो रहा है। ठीक है, तो हम उसे ज्ञान का विषय भी बना रहे हैं और हम उसे घट के अभाव के रूप में उसको नामित भी कर रहे हैं, उसको नाम भी दे रहे हैं। इसीलिए ये दोनों लक्षण जो हैं पदार्थ के, वह अभाव पे परिघटित होते हैं। इसलिए पारिभाषिक रूप से भी पदार्थ को स्वतंत्र, अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में न्याय वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया। ठीक है, बाकी जो आप लोग बता रहे हैं वो सारे कारण तो सम्मिलित है ही। यह भी ध्यान रखिएगा, यह जो पारिभाषिक जो सेंटर पॉइंट है, अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार करने। अच्छा, एक बड़ी ऐसी परिचर्चा में होते हुए हमारे माइंड में आ गया, तो आप लोग को थोड़ा सा हम उसके बारे में आप लोग को उस दिशा में ले जाना चाहेंगे। अभाव से ही संबंधित है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी भी चर्चा हो जाए। अच्छा, ये जो अभाव की चर्चा की जाती है दार्शनिकों के द्वारा, इस अभाव को स्पेसिफिक रूप से किस रूप में डिफाइन किया जा सकता है? क्या कोई इसकी एग्जैक्ट अवधारणा बता सकता है?
दार्शनिक अभाव को जिस रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं उसकी एग्जैक्ट कोई अवधारणा जो मर्म है, सेंटर पॉइंट है, क्या उसको कोई व्याख्यायित कर सकता है? चलिए, नहीं करने का स्थिति है तो हम ही बता दे रहे हैं। अच्छा, अनूप जी कोशिश करिए। सर एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो हमारे उसमें मन में आ रहा है बता रहे हैं। हाँ बताइए। सर अभाव शून्य से भिन्न है, मतलब शून्य नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल से आप लोग से हम पूछते हैं, आप लोग को, सभी लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ? जी सर। अभी लाइट चली जाए तो मैं दिखाई दूंगा? नो सर। दिखेंगे सर, मोबाइल में है तो दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे? एकदम सर, ये अंधेरा हो बोल जाए तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं? नहीं हो सकता है कि एकदम ब्लैक हो जाए? नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी सर। जी सर, बिल्कुल हो सकता है। सर, हो एक सकता चीज है। नहीं समझ में आई। उठ के ही करके प्रयोग करके निकाले, अंधेरा कर दे रहे हैं। सर, एक चीज नहीं समझ में आई, हम जब हम मतलब अभी देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो लाइट चली जाएगी, हम तब भी तो देख लेंगे, इसमें तो लाइट रहता ही है ना सर? नहीं, लाइट रहता है सर के लेकिन कमरे का लाइट ऑफ हो जाए। जरूरी है ना, रिफ्लेक्शन अच्छा। होगा तभी। अच्छा हमारा जो प्रकाश यहाँ का परावर्तित हो रहा है वही आप तक पहुंच रहा है। हाँ। फिर अगर यहाँ स्वतंत्र नहीं लाइट रह घुसा पाएगा दें, ना सर। अच्छा। तो हो सकता है कि हम दिखाई न दें, ऐसा हो यस सकता सर। है। हाँ। मिस्टर इंडिया देखा है ना आप लोग ने? जी यस सर, सर। अनिल कपूर। उसको घड़ी मिल गया था, वो घड़ी का बटन दबा देता था तो वो गायब हो जाता था, हाँ। और जब घड़ी का दूसरा बटन दबाता था तो वो आ जाता था। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या है, हम आप लोग को बताना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर अभी हम, अच्छा, एक आप लोगों में से कितने ने फिल्म देखा है? फिल्में जो है हॉल में जाके या जो है मल्टीप्लेक्स में जाके कितनों ने देखा है? हाथ खड़ा करें। आशुतोष जी, तो आपको खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। अरे बस तीन ही लोग ने देखा है, 4, चलिए मान लीजिए 8-10 लोगों ने तो देखा ही है, बहुत है, और बाकी कुछ शर्मा रहे हैं, पता नहीं ये पर्सनल चीजें बताना। अरे मत शर्माइए भाई, ये तो बहुत आम चीज है यार। आजकल मूवी नहीं देख रहे हैं और दर्शन विषय पढ़ रहे हैं तो निश्चित जाके हफ्ते 10 दिन 15 दिन में देख लिया करिए, इससे अवधारणा बड़ी अच्छी आएगी माइंड में। नहीं फिर दिन भर उलझे रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, पता बदल जाएगा आप लोग का। दर्शन शास्त्रियों के साथ हमेशा एक वो बना रहता है कि कहीं उनका पता ना बदल जाए। ठीक है, टीवी में देखा है सर, सिनेमा हॉल में नहीं देखा है। आपने नहीं देखा है मीनू जी? सिनेमा हॉल में नहीं देखा है, टीवी में देखा है। तो ठीक है, सिनेमा हॉल की बात हो रही है। अच्छा, जब सिनेमा हॉल में हम लोग घुसते हैं तो वहां तो ऑलरेडी अंधेरा कर दिया जाता है, ठीक है? अभी क्या होता है ना कि फुट लाइट्स होती हैं नीचे नीचे, जिससे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि फुट लाइट्स जब बंद की जाती हैं और आगे का स्क्रीन बंद हो जाता है किन्हीं कारणों से, मान लीजिए लाइट चली गई या कोई दिक्कत, तो एकदम अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देता। तो मेरे बगल में जो बैठा है वो भी हमें नहीं दिखाई देता। तो मेरा कहने का मतलब है कि दार्शनिक जिस अभाव की चर्चा कर रहे हैं वो यह अभाव नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठा हूं और अभी लाइट चली जाए और यहाँ की लाइट बुझ जाए, अंधेरा होने से आपको मैं दिखाई न देने लगूं, तो यह अभाव नहीं है। जी सर। यह अभाव नहीं है, ठीक है? यहाँ तो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है ना सर। हाँ,
थर्ड चीजों का इन्फ्लुएंस होने के कारण इसे अभाव नहीं लेंगे ना, स्वतंत्र नहीं है वो चीजें। हाँ बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। हैंड रेस करके बोलिए तो हम आप लोगों को मौका देंगे। हैंड रेस करके बोलेंगे तो आसानी से बात आएगी। तो अभी जो हम कहना चाह रहे थे कि दार्शनिकों के लिए यह संदर्भ नहीं है कि ये लाइट बुझ जाए या किन्हीं कारणों से जो है अभाव हो जाए। एक पद प्रयोग करते हैं वो, योग्यानुपलब्धि। इस पद को नहीं सुने होंगे आप लोग, सुन लीजिए। योग्यानुपलब्धि ही अभाव के रूप में स्वीकृत है दार्शनिकों के लिए। ठीक है, आप लोग पिछले वाले क्लास में कर रहे थे सर अनुवृत्ति प्रत्यय, व्यावृत्ति प्रत्यय और ऐसे बहुत सारे चीजें आ रही थी जो हम लोग नहीं सुने थे। तो अभी ये पद जो आया है, अगर इसको न सुने हो तो अब सुन लीजिए। योग्यानुपलब्धि ही अभाव के रूप में दार्शनिकों में स्वीकृत है। अब प्रश्न ये उठेगा, योग्यानुपलब्धि होती क्या है? योग्यानुपलब्धि की अवधारणा है कि समान परिस्थितियों में अगर किसी वस्तु का अभाव हो जाए तो हम उसे योग्यानुपलब्धि कहेंगे और इसे ही अभाव के रूप में दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। ठीक है, अब जब हॉल की बात कर रहे हैं आपको कि मल्टीप्लेक्स में आप लोग बैठे हैं, अचानक लाइट चली जाती है जिससे आपको दिखना बंद हो जाता है आसपास, तो इसे हम योग्यानुपलब्धि कहेंगे। वो समान परिस्थिति रही? नो सर, परिस्थिति बदल गई ना। पहले लाइट आ रही थी, प्रकाश था, अचानक प्रकाश चला गया जिससे अभी आपको किसी चीज का अभाव दिखने लगा। जैसे कमरे में ही देखिए कि कमरा एक ऐसा है जिसमें रोशनदान वगैरह नहीं है और लाइट से ही आप रोशनी ले रहे हो। ऐसे बहुत सारे कमरे हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे अंदर जाके छोटे छोटे कमरे मिलते हैं जहां रोशनी नहीं पहुंचती। तो वहां सिर्फ अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि पानी पीने के लिए आप घड़ा रखे हुए हैं, आप उससे रोज पानी पीते हैं, लेकिन अचानक लाइट चला गया और रात का समय था, अंधेरा हो गया, अब कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। तो यहाँ सामने जो फर्श पे आपके घट था, अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम इसको अभाव कहेंगे घट का? दार्शनिक इसको नहीं अभाव कहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो समान परिस्थितियां थी वो बदल गई। अगर समान परिस्थितियों के रहते हुए भी अगर लाइट है, सब कुछ है, सभी परिस्थितियां एज इट इज बनी हुई हैं और सामने जो है आप गए हैं टॉयलेट करने, तब तक किसी ने कहा अरे यार ये घड़ा जो है बहुत गंदा है और इसको जो है साफ सफाई नहीं होती है, और वो उसको उठा के ले गया बाहर, जो है आपके परिवार का कोई सदस्य उसको धुलने लगा। जब लौट के आए आप देखे लाइट वगैरह सब कुछ परिस्थितियां एज इट इज है, आप देख रहे हो कि यार फर्श पे घट ही नहीं है, आपका घड़ा ही नहीं है जिससे आप पानी पीते हो। तो यह जो अनुपलब्धि हुई इसे योग्यानुपलब्धि कहेंगे और इसी को अभाव के रूप में व्याख्यायित किया गया है दार्शनिकों के द्वारा। ठीक है, तो अब आप लोग इस अवधारणा को सामने रखिए, अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि जिस अभाव की संकल्पना दार्शनिकों ने प्रस्तुत की है वह योग्यानुपलब्धि की है। ठीक है, समान परिस्थितियों के होते हुए अगर किसी चीज का अभाव हमें दिखाई दे तो हम इसे अभाव के रूप में इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात है जिसकी हम ऐसे ही चर्चा आ गई तो हमने डिस्कस कर दिया। खैर अभाव से ही जुड़ा हुआ प्रश्न था इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी। अनिरुद्ध जी बताइए। सर जैसा कि आपने बताया तो मतलब कि अनुपलब्धि विषयक जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उसके जगह पे ये वैशेषिक जो है अभाव को रखते हैं, स्वतंत्र मानते हैं उसे। मतलब अनुपलब्धि ज्ञान विषयक ज्ञान को जानकारी प्राप्त करने के लिए उस शब्द के जगह अभाव का शब्द देते हैं, ये ऐसा कहा जा सकता है? फिर से एक बार पूछिएगा, क्या पूछ रहे हैं? जैसे सर अभाव जो आपने बताया कि तो जो अनुपलब्धि विषयक ज्ञान है उसी के जगह पे वैशेषिक के जो आचार्य आए 6 पदार्थ के बाद 7वां माने, तो अनुपलब्धि विषयक ज्ञान को की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी जगह पे उन्होंने शब्द
अभाव को रखा है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, ठीक है, वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप सीधा सा मन में ये जो आप अनुपलब्धि से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अनुपलब्धि का मतलब सिर्फ ये बताया जा रहा है ना, योग्य अनुपलब्धि या इसको योग्य अभाव कह दीजिए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ठीक है, अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है मीमांसकों के द्वारा, अद्वैतियों के द्वारा। लेकिन हम लोग जैसे व्याख्यायित कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी क्लास में कि न्याय वैशेषिक दर्शन अभाव के प्रत्यक्ष को मानता है। इसमें भी न्यायिक मुख्य रूप से अभाव के प्रत्यक्ष को मानते हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में कुछ आसार ऐसे हैं जो अभाव के प्रत्यक्ष को नहीं मानते, अभाव के अनुमान को मानते हैं। इसको हम अभी बताएंगे, जब हम इसको डिटेलिंग करेंगे तो इसको हम बताएंगे कि कौन सा वैशेषिक आचार्य है जो इसको अभाव से मानता है, इसको अनुमान से मानता है, इसके ज्ञान को। चलिए हम थोड़ा सा और आगे कदम आगे बढ़ते हैं। तो जो डिवीजन आप लोग को हम बता रहे थे, उस डिवीजन में जो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव है, इसकी अवधारणा तो मेरे समय से अधिकांश लोगों को पता ही होगी। इसमें से कुछ अवधारणाएं जो हैं हम थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर देते हैं और कुछ ऐसे बिंदुओं को हम व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं जिस पर सामान्य तौर पर लोग ध्यान नहीं देते और अक्सर देखा है कि उसमें प्रश्न आते रहते हैं। आशुतोष जी बताइए। सर एक कंफ्यूजन होता है, हाँ जो ये अत्यंता भाव है सर, इसको जब मैंने शुरू में पढ़ा तो सर इसको कहा गया है त्रिकाल में बाधित, मतलब, और इसका एग्जाम्पल कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका अभाव, जैसे आकाश कुसुम, जैसे यूनिकॉर्न। तो सर लेकिन इसमें कई बार एग्जाम में आया है और ऐसा नहीं पाया गया है। क्या नहीं तो सर इस पाया? पर थोड़ा सा कि ऐसा, मतलब ऐसा एग्जाम्पल नहीं आए हैं जिसमें उसका एग्जिस्टेंस भी ना हो और उसका आंसर अत्यंता भाव ही रहा है। तो सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश। सर इसी से रिलेटेड मैं इस पे हम प्रकाश डाल लें, साक्षी जी का भी प्रश्न ले लें तो फिर प्रकाश डाल लें। हाँ साक्षी जी बताइए। पूछिए साक्षी जी। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, कह रहे हैं आशुतोष सर जो कह रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों ने साथ ही पीवाईक्यू की क्लास की थी ये अत्यंता भाव वाला। लेकिन जब अभी मैंने उसको डिटेल में पढ़ा तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई। जैसे उसमें एक एग्जाम्पल था यूजीसी में पीवाईक्यू के कि गैंडे का कमरे में अभाव, ये किस प्रकार के अभाव के अंतर्गत रखा गया है। यही तो प्रश्न मेरा भी था सर। हाँ सर, तो ये जो अभाव था ये अत्यंता भाव कहा गया है। तो उस समय भी मेरा ये प्रश्न था कि इसमें एक चीज दी गई है त्रैकालिक अभाव। तो जब अभी हमने पढ़ा तो इसमें दिया गया है कि जो अत्यंता भाव है वो संबंध का अभाव है, जैसे वायु में रूप का अभाव या वायु में क्या रस का अभाव, कोई भी चीज, मतलब स्पर्श के अलावा और भी जितने अभाव हैं वो इसके साथ अत्यंता भाव में आ जाएगा वायु में। तो सर ये जो हम लोगों ने पढ़ा था गैंडे का कमरे में अभाव, ये त्रैकालिक अभाव किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन था। और इसी तरीके के और भी आई थिंक सर आशुतोष सर आकाश कुसुम नहीं आएगा इसमें, मे बी कुछ बुक्स में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। अच्छा दिया हुआ है, ओके। कुछ बुक्स स्पेसिफिक बताइए आशुतोष जी, कहाँ दिया है? सर मेरे ख्याल से हरेंद्र प्रसाद सिन्हा से मैंने नोट डाउन किया था, वो मेरे नोट्स में भी शायद है आकाश कुसुम। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लूंगा, लेकिन लिखा है मैंने ये चीज। ठीक है, अनिरुद्ध जी आप भी हाथ उठा रहे थे, आप भी अपनी समस्या बताएं तो सेम जो समस्या साक्षी जी का था सर वो सेम था, वो गेंडे में कमरे का अभाव। तो एक रिलेशन का अभाव हो गया अत्यंता भाव और एक आइडेंटिटी का अभाव हो गया अनन्या भाव। लेकिन सर अभी तो आपने अभाव का
टाइप अभी बताना स्टार्ट ही किया था, तो ये सब बाद में होता तो ज्यादा सही रहता सर। देखिए हाँ जी सर बिल्कुल। अनिरुद्ध जी सही, उनको जो कष्ट हो रहा है वो सही बात है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था। तो खैर अति उत्साह होता है कभी कभी, अति उत्साह में जो है सर वो आपको देख के सारे प्रश्न कौतूहल वश बाहर आने लगते हैं। जी सर, मेरे भी एक दो क्वेश्चन है, अभी हमें भी पूछना है। किसको? सर ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास से कुछ क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे इंट्रोडक्टरी क्लास में मेरे ऊपर से जा रहा है, उसको भी हमको फिर से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। बौद्ध तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आप जो है इस चैनल का इसको मोनेटाइज आप करवा देंगे, आप ही लग रहा है अकेले दम पे। इतनी बार घंटों घंटों का आप सुनेंगी तो लग रहा है आप ही के दम पे फिलॉसफी इज वर्चू मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, आप प्रयास कर रही हैं। अच्छा चलिए हम कुछ बताते हैं, और हम अब जैसा आप लोग का उत्साह दिख रहा है हमको तो लग रहा है इंटरेक्टिव कर देना चाहिए, लेकिन चलिए थोड़ा इंटरेक्टिव करने में आप लोग का नुकसान होगा। हम बताते हैं पहले आप लोग को, और इसके बाद फिर आप लोग की समस्याओं का हम निदान कर देते हैं। देखिए इसमें आशुतोष जी का एक प्रश्न था और एक साक्षी जी का प्रश्न था, और अनिरुद्ध जी ने जैसा कहा कि अभी जस्ट क्लासेस स्टार्ट हुए हैं तो अभी बताना ही शुरू किया गया, क्योंकि कुछ पदों का एक्सप्लेनेशन और कुछ इंट्रोडक्टरी चीज और कुछ इसकी अवधारणाओं से जुड़ी हुई चीजें कि अभाव को एक पदार्थ के रूप में क्यों स्वीकार किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही थी। जैसे अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, तो ये सारी चीजें जस्ट स्टार्ट हो रही थी। तो आप लोग में से अगर कोई पढ़ा हो तो बताए प्राग भाव को। नहीं हम तो बताएंगे। बताइए साक्षी जी। सर कार्य की उत्पत्ति के पूर्व समवायी कारण में उसका जो अभाव पाया जाता है उसे प्रागभाव कहा गया है। जैसे घड़े की उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी में घड़े का अभाव। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको प्रागभाव कहते हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा सब लोग को समझ में आ गई। कार्य की उत्पत्ति के पूर्व, जैसा साक्षी जी ने बताया, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में जो कार्य का अभाव होता है उसे कार्य का प्रागभाव कहते हैं। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए कि ये जो कार्य का जो प्राग भाव है वह कब से है, इसको निर्धारित किया जा सकता है? नो सर। इसीलिए क्या कहा जाता है, प्राग भाव को अनादि कहा जाता है। पढ़े होंगे आप लोग? जी सर। यस सर। और जब कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो कार्य की उत्पत्ति के उपरांत यह अभाव समाप्त हो जाता है। जी सर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शांत। जी सर। यानी अनंत नहीं है ये, इसका अंत होता है। तो यहाँ दो टर्म आ गया प्राग भाव के संदर्भ में, एक अनादि और दूसरा क्या, शांत। ऑप्शन ये आएगा आप लोग को तो चूज कर लोगे। जी सर। अब प्राग भाव के संदर्भ में आप लोग सुनो कि जो आप लोग से प्रश्न आता है और जो आप लोग को दिक्कत होती है वो वाली अवधारणा सुनो आप, जो हम अवधारणा आपको बता रहे हैं। दो वर्ड आता है प्राग भाव के संदर्भ में, एक प्रतियोगी और एक अनियोगी। इस पे बार बार प्रश्न होता है। इस प्रतियोगी और अनियोगी की अवधारणा क्या है और इसको हम किस प्रकार से व्याख्यायित करेंगे, यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ है आप लोगों को, क्योंकि मेरे समय से हर साल 1-2 साल छोड़ के इस पे जरूर प्रश्न होता है आप लोग को, और अगर अभी तक रटते आ रहे हैं तो अब इसकी अवधारणा समझ लीजिए और अवधारणा के द्वारा इसको व्याख्यायित करने का प्रयास करिए और उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करिए। जैसा कि साक्षी जी ने व्याख्यायित किया
कि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जो कार्य का अभाव होता है कारण में, उसे कार्य का प्रागभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रागभाव के संदर्भ में न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। न्याय वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि जो उत्पन्न होने वाला कार्य होता है उसे हम इस प्रागभाव का प्रतियोगी कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में जो कार्य का अभाव होता है उसे हम कार्य का प्रागभाव कहते हैं। और इसी संदर्भ में न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। न्याय वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि उत्पन्न होने वाला कार्य इस प्रागभाव का प्रतियोगी होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रागभाव के संदर्भ में जो उत्पन्न होने वाला कार्य है वह अभाव का, प्रागभाव का क्या है, प्रतियोगी है। नंबर एक चीज। और दूसरा, इस कार्य का जहां अभाव होता है उसे हम इस प्रागभाव का अनुयोगी कहते हैं। दो अवधारणाएं स्पष्ट हो गई, एक प्रतियोगी और दूसरा अनुयोगी। जहां अभाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रागभाव का अनुयोगी। और जिसका अभाव होगा, जो उत्पन्न होने वाला कार्य है, उसे हम क्या कहेंगे, अभाव का प्रतियोगी। ठीक है, अब इस अवधारणा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही प्रतियोगी और अनुयोगी का अवधारणा बार बार आता है। अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहला, प्रागभाव की परिभाषा। दूसरा, प्रागभाव के संदर्भ में यह अवधारणा कि यह अभाव कब से है, अनादि है, और यह आकार की उत्पत्ति के पश्चात इसका अंत हो जाता है, यह अभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए यह शांत है, अनंत नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो उत्पन्न होने वाला कार्य होता है उसे हम इस प्रागभाव का प्रतियोगी कहते हैं, और जिसमें इस प्रतियोगी का अभाव होता है, कार्य का अभाव होता है, उसे हम अभाव का अनुयोगी कहते हैं। ठीक है, इतनी अवधारणा आप लोग अब रखिएगा, और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको व्याख्यायित कर देंगे और इसके बाद फिर प्रश्न लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे मिट्टी के द्वारा घट का, कुंभकार जो है घट का निर्माण करता है, तो घट के निर्माण के पूर्व जो मिट्टी में घट का अभाव है उसे ही घट का प्रागभाव कहेंगे। यह अवधारणा स्पष्ट है। अब इसी मिट्टी से घट की उत्पत्ति होगी, घट बन गया, तो यह जो उत्पन्न होने वाला कार्य है, यह जो घट बना है, वह इस अभाव के संदर्भ में क्या है, प्रतियोगी है। और उत्पन्न होने से पूर्व इस घट का अभाव कहां था, मिट्टी में था, तो यह मिट्टी क्या है, इस अभाव का क्या है, अनुयोगी। और न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है कि प्रतियोगी सदैव उत्पन्न होने वाला कार्य होता है और अनुयोगी उस कार्य का समवायी कारण। यह न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। इसको बार बार रिपीट करके सुन के नोट बना लीजिए, इससे प्रश्न आता रहता है। ठीक है, ये प्रतियोगी अनुयोगी, प्रतियोगी अनुयोगी, ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो हमेशा उसी में रटपट चलता रहता है। तो रटपट नहीं, ये न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, न्याय वैशेषिक दर्शन की मान्यता है और पारिभाषिक शब्दावली है। जैसे सामान्य को व्याख्यायित करते समय हम लोग बता रहे थे अनुवृत्ति प्रत्यय, व्यावृत्ति प्रत्यय, इसी तरह यह पारिभाषिक शब्दावली है। प्रतियोगी, अनुयोगी, तो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रतियोगी क्या है, सदैव उत्पन्न होने वाला कार्य, और अनुयोगी क्या है, इस उत्पन्न होने वाले कार्य का समवायी कारण।
ये न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। यहां तक सभी लोगों को स्पष्ट हो गया? अब इतना सुनने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठाए। अभी हम बोलते ही रहते हैं, कुछ लोग हाथ उठाते रहते हैं, तो थोड़ा थम के उठाइए ताकि हम लोग बढ़ते भी रहें आगे। हाँ, अब इतना सुनने के बाद बताइए अनिरुद्ध जी, बताइए। सर ये जो प्रतियोगी अनुयोगी का आपने जो 2 टर्म यूज किया है सर, एक हाँ। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके सर थोड़ा सा इसको समवायिक कारण को इंक्लूड करते हुए थोड़ा समझाने की कोशिश करें सर। एकदम सिंपल एग्जांपल से हम बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। प्राग भाव के संदर्भ में बताया जा रहा है। ये प्रतियोगी और अनुयोगी जो शब्दावली है वह अभाव के संदर्भ में यूज की जाएगी। जैसे किसी का अभाव होगा तो उस अभाव को हम कह देंगे प्रतियोगी, जिसमें अभाव होगा उसको अनुयोगी कह देंगे। समझ रहे हैं हमारी अवधारणा? जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि वायु में रूप का अभाव, हमने कह दिया वायु में रूप का अभाव, तो वायु में रूप का अभाव है तो किसका अभाव है? रूप का अभाव है। अभाव किसका है? रूप का अभाव है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस अभाव का प्रतियोगी कहेंगे। और अभाव किसमें है? तो वायु में है, तो इसे अभाव का क्या कहेंगे? अनुयोगी कहेंगे। यह तो सामान्य अवधारणा है, लेकिन इसकी विशिष्ट अवधारणा प्राग भाव के संदर्भ में आती है। और वह अवधारणा यह है कि जो प्रतियोगी होता है प्राग भाव के संदर्भ में, वह सदैव उत्पन्न होने वाला कार्य होता है, और अनुयोगी उस उत्पन्न होने वाले कार्य का समवायी कारण होता है। यह विशिष्ट अवधारणा है प्राग भाव के संदर्भ में। यानी यहां प्रतियोगी और अनुयोगी समवाय संबंध से संबद्ध होते हैं। बाकी आप लोग यहाँ बहुत, जैसे एक एग्जांपल आप लोग को बता रहे हैं, जैसे अनिरुद्ध जी कहे, जैसे आप लोग को शायद पूछा जाता है, हमको एक बार याद है हम क्वेश्चंस को देख रहे थे, आता है जलो गंधो नास्ति। कितने लोगों ने ये प्रश्न देखा है? जलो गंधो नास्ति यानी जल में गंध का अभाव, जैसे वायु में रूप का अभाव। यह प्रश्न शायद आया हुआ है आप लोग के। तो जब यहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ पूछ दिया गया है शायद कि इसमें प्रतियोगी क्या है, इसमें अनुयोगी क्या है। तो प्रतियोगी अनुयोगी में आप यही सीधा सा माइंड आपका जाएगा कि जो प्रतियोगी होता है जिसका अभाव होता है, अनुयोगी जिसमें अभाव होता है। तो जलो गंधो नास्ति, तो जल में गंध का अभाव है, तो किसका अभाव है? गंध का अभाव है। तो गंध क्या हो गया? प्रतियोगी हो गया। किसमें अभाव है? गंध, गंध का, तो जल में अभाव है, तो जल क्या हो गया? इस अभाव का क्या हो गया? अनुयोगी हो गया। ठीक है। अब जैसा एक सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो जो पहले भी हमने दिया, जो प्राग भाव के संदर्भ में जो विशिष्ट अवधारणा बताई जा रही है, हमने पिछले भी क्लास में कहा था, अगर किसी क्लास में हम कोई विशिष्ट चीज दे के नहीं जाएंगे तो हम क्लास ही नहीं लेंगे। फिर फायदा ही क्या है? जो सब किताबों में लिखा है, हम आप जो है समय बर्बाद कर रहे हैं बैठ के, यहाँ टाइम पास हो रहा है। कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए जो पहले नहीं मिली हैं, जिसकी अवधारणा आपको नहीं है, वही हमें देके जाना है इस क्लास में, जो हफ्ते में 3 दिन हम रखे हैं। इसीलिए ये लिया जा रहा है। और जितने लड़के 17-18 लड़के हैं सभी लीड करेंगे, बाकी सब लोग जो सोच रहे हैं वो बस उसी में रह जाएंगे। क्योंकि आप लोग की अवधारणा, जो जो टॉपिक हर इंडियन फिलॉसफी से हम उठा देंगे, उसी से प्रश्न जटिल आएंगे और वही आप लोग का फंसता है। ठीक है। हाँ, जो भी है 24 है 17 है, कोई बात नहीं। जो फ्रंट पे मेरे 17 दिख रहा है और सेकंड और थर्ड बहुत सारे वो हैं। चलिए, तो ये 24 जो है बेचारे 17 के बाहर, जो अब उनको पता ही नहीं कि 17 में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हम तो कहे 17, अरे तो 24 है, तो सभी आप लोग मानिए हम 17 में, कौन सा स्पेसिफिक कहा जा रहा है? सब मानिए कि हम ही उसी 17 में घुसे हैं। मालूम है, इंश्योरेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इंश्योरेंस में जब आप फायर इंश्योरेंस लेते हैं, जहां 12 साल मैंने नौकरी की है वो इंश्योरेंस सेक्टर है,
वहां मैंने 12 साल नौकरी की है और रिजाइन देके फिर मैं इधर आया हूँ। तो वहां एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। जब आप फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो फायर इंश्योरेंस में एक अवधारणा कही जाती है ना कि जब भी आप फायर इंश्योरेंस लें तो हमेशा जितने का सामान हो उससे अधिक लें, उससे कम का तो कतई मत लें। जैसे आपके घर में मान लीजिए या कोई गोडाउन है, अगर उसमें 1 करोड़ का इन्वेंट्री है, 1 करोड़ का माल आपने रखा है, तो 90 लाख का तो कभी मत लें। 1 करोड़ 10 लाख का ले ले, वो चलेगा। 1 करोड़ 5 लाख का ले ले, लेकिन 90 लाख का कभी ना ले। बताएं क्यों? क्योंकि जब आपका क्लेम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है मालूम है? कि आप तो जितना आपका माल था उससे कम का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका सम एश्योर्ड कम है। तो इसके लिए एक शब्दावली यूज करते हैं, वो अंडर इंश्योरेंस। इसका मतलब है आप ठीक प्रकार से इंश्योर्ड नहीं है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो आपने इंश्योरेंस लिया वही माल जला, जिसका नहीं लिया वो नहीं जला? इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे? इसलिए इसमें पेनल्टी लगा दी जाती है 50% की। अगर आप अंडर इंश्योर्ड हैं तो आपको क्लेम 50% ही मिलेगा। यानी 1 करोड़ का माल है, 90 लाख का आप इंश्योरेंस कराए हैं और पूरा खाक हो गया तो आपको 50 लाख मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि 5-10 लाख का अधिक करा लो, लेकिन जो है कम का कभी मत कराओ। तो यही बात है कि जो कह रहे हैं लोग कि 24 हैं, तो आप लोग घबराइए मत। आप लोग सब इसी 18 में घुसे हुए हैं, सब मानिए कि इसी 18 में। तो यह अवधारणा आप लोग को समझ में आ गई प्राग भाव की। जो अवधारणा, विशिष्ट अवधारणा बताई गई है कि प्राग भाव के संदर्भ में अनुयोगी और प्रतियोगी की एक विशिष्ट अवधारणा है। जो प्रतियोगी होता है वो सदैव उत्पन्न होने वाला कार्य होता है और अनुयोगी इस प्रतियोगी का समवायी कारण होता है। यह अवधारणा आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है अभाव के संदर्भ में, इसी प्रतियोगी के संदर्भ में, कि न्याय वैशेषिक दर्शन का यह सिद्धांत है, यानी न्याय वैशेषिक दर्शन की यह मान्यता है कि उसी अभाव का प्रत्यक्ष होता है जिस अभाव के संदर्भ में हम यह कह सकें, जिस अभाव के प्रतियोगी के संदर्भ में हम यह कह सकें यदि वह होता तो उसका प्रत्यक्ष होता। ठीक है? उसी प्रतियोगी का हमें प्रत्यक्ष हो सकता है जिस अभाव के प्रतियोगी के संदर्भ में हम कह सके यदि वह होता तो उसका हमें प्रत्यक्ष होता। ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में, अगर नहीं समझ में आया हमारी बात, कि यह जो न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे भी प्रश्न आ जाएगा तो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। कि न्याय वैशेषिक दर्शन कहता है कि उसी अभाव का प्रत्यक्ष माना गया है या उसी अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है जिसके प्रतियोगी के विषय में यह कहा जा सके कि यदि वह होता तो उसका प्रत्यक्ष होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घट। ठीक है? मिट्टी को जब हम देखेंगे तो मिट्टी से तो अभी घड़ा बना नहीं है। घड़ा तो तब बनेगा जब कुंभकार उसको आकार देगा, तब वो घट के स्वरूप में आएगा। लेकिन मिट्टी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति से पूर्व घट का अभाव है, यानी घट का प्राग भाव है। तो यहां पर जो जिसका अभाव हो रहा है, किसका अभाव हो रहा है? घट का अभाव हो रहा है। और किसमें अभाव हो रहा है? तो मिट्टी में हो रहा है। तो इसके प्रतियोगी के विषय में हम कह सकते हैं कि यदि वह होता तो हमें इसका प्रत्यक्ष होता, यानी यदि घट होता तो उसका हमें प्रत्यक्ष होता। ठीक है? जटिलता है, देखिए जटिलता तो है ही है। तो हम क्या वो झुनझुना पढ़ाने के लिए थोड़ा ना आए हैं, हम यही क्लिष्टता पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है? जो सबके ऊपर से चला जाता है, नहीं समझ में आता है, उसी को सरलता में आपके समक्ष रखने आए हैं ताकि आप लोग मेहनत करके अवधारणाओं को समझकर, इसीलिए 5-6 क्लासेस लिए, हाउ टू अप्रोच फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट।
इतना आसान नहीं है इसको पढ़ना और समझना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर सही दिशा मिले, मार्गदर्शन मिले और मेहनत करें। ठीक है, देखिए एक हम आपको एग्जाम्पल से बता दें आप लोगों को सरलता से। जैसे हर एक विषय के साथ होता है, जैसे हर एक इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला आईआईटी में नहीं जाता, वो आईआईटीएन नहीं हो पाता, लेकिन अलग अलग जगह पर जाकर अपनी उपादेयता को सिद्ध कर सकता है। लेकिन हर एक इंजीनियरिंग में तैयारी करने वाले का यह ख्वाब होता है या उसकी इच्छा होती है कि वह आईआईटी में एडमिशन ले। क्यों आशुतोष जी, गलत कहा कि सही कहा? जी सर, बिल्कुल। इसी तरह हर एक दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाला यह जरूरी नहीं होगा कि इन जटिलताओं तक पहुंच सके जिन जटिलताओं की चर्चा हम अपने क्लासों में करते हैं, लेकिन उसका ख्वाब होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हम ऐसा भी करने में सक्षम हो सकें। यही ख्वाब कहीं आपको ले जाएगा। ठीक है, प्लेटो के एग्जाम्पल से अगर हम बताएं तो प्लेटो क्या कहता है कि इस वस्तु, ये जो हमें दिक काल में जो ये जगत दिखाई दे रहा है, इस जगत में किसी भी अगर किसी वस्तु विशेष की बात करें तो उस वस्तु विशेष में सत का अंश उतना ही अधिक होगा जितना वो अपने प्रत्यय में भागग्राही होगा, जितनी स्पष्टता के साथ। यही कहता है प्लेटो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरता, सौंदर्य, तो उस सौंदर्य के संदर्भ में अगर हम कहें तो कोई भी, जैसे अगर हम किसी सुंदर पुरुष की बात करें या किसी सुंदर महिला की बात करें या किसी सुंदर विचार की बात करें, तो उस सुंदर विचार, सुंदर पुरुष, सुंदर महिला, उसमें सत्यता का अंश उतना अधिक होगा जितना कि वह उस सुंदरता के पुरुष के प्रत्यय, सुंदरता के पुरुष महिला के प्रत्यय या सुंदरता के विचार के प्रत्यय में भागग्राही होगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा आदर्श क्या होना चाहिए? वो प्रत्यय होना चाहिए, वो आइडिया होना चाहिए। जब हम ऐसा आदर्श रखेंगे तभी हम उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और जीवन के किसी भी पड़ाव में पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि अभी आप लोग का उम्र 23 साल हो, 24 साल हो, मेहनत करें फिर भी कहें सर इतनी क्लियरिटी तो नहीं आ रही है जितनी क्लियरिटी की इच्छा आप कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी को 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में कभी न कभी ये क्लियरिटी अवश्य प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो लगा रहेगा वो। लेकिन जिसका केवल प्रयास है एन केन प्रकारेण सिस्टम में हम आ जाएं, सिस्टम के पार्ट बन जाएं और किसी तरह हमारा नौकरी लग जाए, किसी तरह हम कुछ पा जाएं और इसके बाद टाइम पास करें, तो उसका तो लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा उसको? जिसका लक्ष्य ही नहीं है उसको क्या प्राप्त होगा? उसको तो जो मिलना था वो उसको प्राप्त हो गया, उसको वही चाहिए था कि भाई हमारा ये पढ़ने और इसमें इंटरेस्ट थोड़ा था, हम तो चाहते थे कि बस इसको आसानी से हम निकाल लें और हमारा सोर्स सिफारिश था तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ लिया और क्या करना है, तो उसको वो मिल जाए। लेकिन जिन लोगों को ये चाहिए कि हम इसमें मेहनत करें और इसके लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2-4 पॉइंट, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हमने इस संदर्भ में चर्चा की आप लोग से, जिसके लिए बार बार प्रश्न आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने चर्चा की जलो गंधो नास्ति, इसी तरह कहेंगे वायु में रूप का अभाव, तो इसमें पूछ देगा प्रतियोगी क्या है, अनुयोगी क्या है, आप बता देंगे। लेकिन प्राक भाव के संदर्भ में जब प्रतियोगी अनुयोगी का संदर्भ आएगा तो उसमें वह विशिष्टता आ जाएगी, यानी प्रतियोगी सदैव उत्पन्न होने वाला कार्य होगा और अनुयोगी इस कार्य का समवाय कारण होगा, यह संबंध होगा प्रतियोगी और अनुयोगी प्राक भाव के संदर्भ में, यह एक विशिष्टता आ जाएगी। और दूसरा एक और जो संदर्भ हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि उसी अभाव का हमें प्रत्यक्ष होगा जिसकी प्रतियोगी के संदर्भ में हम यह कह सके यदि वह होता तो उसका हमें प्रत्यक्ष होता। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल दें, अभी तो जैसे घट का दिए कि भाई यहाँ तो हम कह सकते हैं प्रतियोगी के संदर्भ में कि यदि इसका प्रतियोगी होता, घट होता, तो हमें इसका प्रत्यक्ष होता, तो इसका प्रत्यक्ष होगा।
इसीलिए अभाव का प्रत्यक्ष माना गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में। लेकिन एक एग्जाम्पल और दें, जैसे अभी आशुतोष जी ने चर्चा की त्रैकालिक अभाव, अत्यंता अभाव, और उन्होंने आकाश कुसुम तरह तरह के बातों को चर्चा की कि कई किताबों में लिखा है। तो यहाँ जो वायु में रूप का अभाव बताया जा रहा है, यहाँ वायु में रूप का अभाव, जैसे अत्यंता भाव अभी हम बताने ही वाले हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आप लोग जान ही रहे होंगे कि जैसा आशुतोष जी ने भी कहा कि यह जो अत्यंता भाव होता है वह त्रैकालिक अभाव होता है, न पहले था, न है और न होगा। तो क्या इसके प्रतियोगी के विषय में हम कह सकते हैं यदि यह होता तो इसका हमें प्रत्यक्ष होता? इसको हम कह पाएंगे? तो त्रैकालिक अभाव है ना भाई, न था, न है, न रहेगा। तो कहेंगे कैसे कि यदि वो होता तो हम उसका प्रत्यक्ष करते? ठीक है, तो ब्लैंकेट कोई चीज नहीं है कि आप एक थ्योरी लगा दिए और सब पे उसको ब्लैंकेट बॉम्बिंग कर दिए कि प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया, प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया। होता, ठीक है, इतना समझ में आ गया सब लोग को? अब साक्षी जी का प्रश्न है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़े। तब आशुतोष जी और साक्षी जी दोनों ने जो स्टार्टिंग में अति उत्साह में जो आगे आगे प्रश्न करना शुरू किया उसका हम उत्तर देंगे। बताइए साक्षी जी। देखिए 2-1 मिनट रह गए, आप लोग के साथ मतलब वक्त का पता ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता है सर। अभी हम अगर समय न देखे तो कितना बड़ा अपराध हो जाता हमसे। 9 बजे सर की क्लास है, अविनाश सर की। बताइए साक्षी जी। सर जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिया है जल गंधो नास्ति, तो सर ये भी तो इसी प्रकार का अभाव लग रहा है, अत्यंता भाव, ये भी तो त्रैकालिक अभाव ही लग रहा है। हाँ तो त्रैकालिक अभाव है, लेकिन प्रतियोगी अनुयोगी तो है ना इसमें। प्रतियोगी की क्या डेफिनेशन है? प्रतियोगी की केवल यही डेफिनेशन है जिसका अभाव है, जिसका अभाव होता है। हाँ तो अभाव किसका है? गंध का अभाव है ना। जी सर। और किसमें अभाव है? जल में कहा जल में अभाव है। इस उदाहरण में किसमें अभाव है? जल में ना। जल में, जी सर, जी सर। तो यही अनुयोगी हो गया, यही परिभाषित है ना। ये सर तो फिर ये प्राग भाव के संदर्भ में यहाँ पर एक कंडीशन जुड़ जाती है कि जो प्रतियोगी होगा वो सदैव उत्पन्न होने वाला कार्य होगा और अनुयोगी उस कार्य का समवायी कारण होगा। यही तो स्पेसिफिक बात बता रहे हैं आपको। जी सर, जी। ठीक है, जैसे वायु में रूप का अभाव, आप लोग उसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको इस वाले दिसंबर में, वायु में रूप का अभाव, इस अभाव में अभाव के अनुयोगी को को बताइए और 4 ऑप्शन दे दे तो आप लोग तो बता ही देंगे कि वायु है, क्योंकि रूप का अभाव कहाँ है? वायु में है, तो यही तो अभाव का अनुयोगी होता है। ठीक है, और किसका अभाव? तो रूप का अभाव है। तो अगर प्रतियोगी पूछ देगा तो आप लोग रूप ऑप्शन ले लेंगे। अगर प्रतियोगी अनुयोगी दोनों को लेके ऑप्शन पूछ देगा तो जो ऑप्शन होगा उसको चूज कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें हम क्लिष्टता लाने के लिए एक एक्सेप्शन रीजन बना दें तो फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब वैसे 9 बज गया है तो खैर हम ये एक्सेप्शन रीजन कल बना देंगे और फिर आप लोगों को समझा देंगे कि कैसे अगर इस क्लिष्टता के साथ प्रश्न आ जाए तो कैसे फिर आप लोग को ये अवधारणा जो हम बताएं वो काम आएगी। ठीक है, तो आज का क्लास करते हैं और कल बाकी खत्म करके और बाकी जितने भी प्रश्न आप लोग पूछे हैं साक्षी जी, आशुतोष जी, सबका उत्तर हम कल देंगे। परेशान मत सर। ये जो लास्ट में सर आपने बताया जो प्रतियोगी होता है, हाँ, उसके संदर्भ में हम ये कहते हैं कि अगर वो होता तो अभाव ना होता। नहीं, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम कल इसकी व्याख्या करेंगे। कभी भी किसी भी का समय लेना अनुचित होता है। ठीक है, 9:01 हो गया, तुरंत हम क्लास को बंद कर रहे हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। साक्षी जी यहीं पे हो आप?